बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। उसको हम स्टार्ट करेंगे। फंजाई का क्या इंट्रोडक्शन है, कौन से जानदार हैं जिनको फंजाई कहा जाता है, और इनका टेक्सोनोमिक स्टेटस भी पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के एतबार से इनको किस किंगडम में रखा जाता है और क्या वजह है कि इनको एनिमल्स में नहीं रखा गया, इनको प्लांट्स में नहीं रखा गया। यानी ओवरऑल इनका जनरल टेक्सोनोमिक स्टेटस भी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंजाई के इंट्रोडक्शन की तरफ। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जो है 1 लाख स्पीशीज़ हैं जानदारों की, जिन्हें हम फंजाई कहते हैं। फंजाई की तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो हम जानते हैं। एंड मैनी मोर आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, और बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अंदाज़ा है साइंसदानों का कि 1 लाख तो वो है ना जो हम जानते हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा हैं जो इस ज़मीन पे मौजूद हैं। अब कुछ जानदार इनमें से ऐसे हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स नोटोरियस पैथोजन। नोटोरियस कहते हैं बहुत ज़्यादा बदनाम, या कह लें जो अपनी बुराई गलत चीज़ की वजह से फेमस हो, उसे नोटोरियस कहते हैं। तो बहुत सी बीमारी फैलाने वाले नोटोरियस पैथोजन्स हैं। डिज़ास्ट्रस, तबाही मचाने वाले रस्ट, स्मट्स, गंदम और मकई में ये बीमारियाँ होती हैं, रस्ट और स्मट की। इस तरह जो मोल्ड्स हैं, हमारे जो फसलें हैं या हमारी खुराक है, गल सड़ जाती है, पड़ी हुई ख़राब हो जाती, उस पर फंगस ग्रो कर जाती है, उसे मोल्ड कहते हैं। जैसे रोटी को फंगस लग जाए, ब्रेड को फंगस लग जाए। इस तरह डेलिकेसीज़ हैं जो खाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे मशरूम है, खुम्बियाँ वगैरह, ट्रफल्स हैं, मोरल्स हैं, वो भी इसी ग्रुप में आती हैं। कुछ जानदार इसमें ऐसे हैं जो हम कमर्शियल यूज़ में लाते हैं, जैसे पेनिसिलियम है। उससे एक एंटीबायोटिक बनाई गई, पहली दफ़ा एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन से बनी थी, उस पेनिसिलियम से बनी थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। इस तरह जो यीस्ट है, खमीर जिसे हम कहते हैं, वो बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है। डबल रोटी वगैरह बंद, ये जो हम खाते हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए, खमीरा आटा करने के लिए। इसी तरह ब्रेवरीज़ में इस्तेमाल होता है, मशरूबात बनाने के लिए, ये जो अल्कोहल वगैरह ये मुख्तलिफ बनाई जाती हैं, तो उसमें भी यीस्ट इस्तेमाल होता है। फिर इकोलॉजिकली फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली मींस के माहौल में इनकी अहमियत है। माहौल में क्या अहमियत है कि ये डिकम्पोजर्स हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं तो ये उनको जो है वो गलाने सड़ाने में हेल्प करते हैं। डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब कोई जानदार मरता है, वो गलता सड़ता है, तो उसमें से जो भी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो ज़मीन में, सॉइल में, हवा में, पानी में शामिल हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं रिसाइकल होते रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था फंजाई का, कि फंजाई जो हैं वो तकरीबन बहुत से जानदार ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कई बीमारियों के लिहाज से हम जानते हैं, कईयों को हम खाने के लिहाज से जानते हैं, कईयों को हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, पर ओवरऑल माहौल में भी इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। आगे हम चलते हैं टेक्सोनोमिक स्टेटस की तरफ। द टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई जो है हैज़ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू अ सेपरेट किंगडम फंजाई। कि जो फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस है वो बदल चुका है। पहले इट वाज अ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, पहले ये प्लांट किंगडम का एक ग्रुप था। फंजाई को पहले पौधों में रखा जाता था, बाद में फिर इनका एक सेपरेट किंगडम ही बना दिया गया, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई एक किंगडम नहीं था, पहले एक छोटा सा ग्रुप था, पौधों के अंदर इसको रखा गया था। अब पौधों में क्यों रखा गया था, उनके साथ इनकी रिजेंबलेंस है। दे रिजेंबल प्लांट्स इन सम रिस्पेक्ट, कुछ खसूसियात में ये पौधों जैसे हैं। एक तो ये दे हैव सेल वाल। अब फंगस में सेल वाल होती है, पौधों में भी सेल वाल होती है। फिर लैक सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल नहीं होते, पौधों में भी नहीं होते, फंगस में भी नहीं होते। एंड आर नॉन मोटाइल, और हरकत नहीं करते, पौधे भी हरकत नहीं करते, फंगस भी। अब ये जो 2-3 खसूसियात हैं ये पौधों जैसी हैं इसमें फंजाई में, इसलिए फंजाई को शुरू में पौधों में रखा गया था। लेकिन फिर इसको एनिमल्स के साथ भी कंपेयर किया जाता रहा, क्योंकि इनकी कई खसूसियात ऐसी हैं जो एनिमल जैसी हैं। फंजाई रिजेंबल मोर एनिमल्स दैन प्लांट्स, फंजाई जानवरों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं पौधों के निस्बत। उसकी रीज़न क्या है, देखें। अनलाइक प्लांट से जो मुख्तलिफ बात है कि फंजाई आर हेटरोट्रॉफ, फंजाई हेटरोट्रॉफ हैं। जानवर भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते,
हेटरोट्रॉफ कहते हैं जो अपनी खुराक खुद ना बना सके, मींस फोटोसिंथेसिस या किसी और अमल के ज़रिए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद ना बना सके, उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। फिर पौधों की सेल वाल में सेलुलोज होता है, फंगस की सेल वाल में सेलुलोज नहीं है, काइटन है। और ये जो काइटन है ये जानवरों में भी पाया जाता है। ये जो हशरात होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर खोल है, उसमें भी काइटन है, फंगस के अंदर भी काइटन है। तो यानी कुछ खसूसियात इनकी पौधों जैसी हैं, लेकिन कुछ खसूसियात में ये जानवरों से भी मिलते जुलते हैं। और जानवरों से मिलते जुलते हैं, खुराक भी नहीं बनाते, फिर और काइटन भी मौजूद है, फिर और सेलुलोज भी नहीं है इनकी सेल वाल में ये। तो इस तरह की खसूसियात से ये आइडिया हुआ साइंसदानों को कि शायद फंगस और एल्गी एक ही एंसेस्टर है इनका, क्योंकि ये एक ही खसूसियात के हामिल है। हाँ, अगर हम गहराई में जाएं, पेचीदगी में जाएं, तो जानवरों से मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं। वो कैसे कि जैसे देखें ना, चाहे सेल वाल में सेलुलोज नहीं है, काइटन है, लेकिन सेल वाल तो मौजूद है ना। सेल वाल तो पौधों की खसूसियत है, जानवरों की तो नहीं। फिर जानवर एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, फंगस तो नॉन मोटाइल है, फंगस तो हरकत भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली यानी इनका जो टेक्सोनोमिक स्टेटस था वो बदलता रहा। पहले इनको पौधों में रखा जाता रहा, फिर जानवरों से मिलती जुलती खसूसियात मिली तो फिर जानवरों में रखा जाता रहा, फिर जानवरों से मुख्तलिफ भी खसूसियात मिली। तो साइंसदानों ने सोचा कि इनका अलहदा ही इनको किया जाए, क्योंकि ना ये पौधों जैसे हैं ना ये जानवरों जैसे हैं। कुछ खसूसियात इनकी ऐसी हैं जो यूनिफाइंग है। यूनिफाइंग है मतलब सिर्फ फंजाई में पाई जाती हैं, आपको किसी जानदार में नहीं मिलेंगी। और डीएनए स्टडीज़ आल्सो कंफर्म डैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। कि डीएनए स्टडी से भी ये पता चला है कि जो फंजाई हैं तमाम दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ हैं। दे शो अ करेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। इनमें एक ऐसी खसूसियत पाई जाती है, एक ऐसी माइटोसिस की किस्म पाई जाती है जो बाकी जानदारों में नहीं है। बाकी जानदारों में है माइटोसिस, लेकिन इनमें जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियर माइटोसिस है। आम माइटोसिस में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है? आम माइटोसिस में तो एक सेल डिवाइड करता है, उससे दो सेल बनते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उससे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। माइटोसिस इसलिए कह रहे हैं कि वो जो दो न्यूक्लियस बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद, मतलब फ़र्ज़ करें एक सेल में 8 क्रोमोसोम है, उसके न्यूक्लियस में 8 क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस डिवाइड करके दो 8-8 वाले बना देता है। आम सेल में माइटोसिस होती है तो उसमें पर पूरा सेल डिवाइड करता है। न्यूक्लियर माइटोसिस में ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करता है। बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि फंजाई जो हैं पौधों से मुख्तलिफ हैं, जानवरों से मुख्तलिफ हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है जिसमें पैरामीशियम अमीबा वगैरह आते हैं, उनसे भी मुख्तलिफ है। देयर फोर इनका एक सेपरेट किंगडम बनाना ज़रूरी था, किंगडम फंजाई। अभी आपके सामने न्यूक्लियर माइटोसिस दिखा रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ कि सेंट्रियोल एक जगह, सेंट्रियोल इनमें होते नहीं है लेकिन सेंट्रोसोम मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर ही देखें स्पिंडल फाइबर बन गए, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम अरेंज हुए, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम आधे एक तरफ चले गए आधे एक तरफ, और सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। पूरा सेल नहीं डिवाइड किया, सेल का साइज़ ज़रूर बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर एक न्यूक्लियस की बजाय अब दो न्यूक्लियस हो गए। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अब ये एक ऐसी खसूसियत है जो आपको सिर्फ फंगस में मिलती है। तो ये आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई के, फंजाई क्या होते हैं और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, फिर इनका टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या है। इनको पौधों के साथ रखा जाता रहा, इनको जानवरों के साथ रखा जाता रहा, लेकिन फिर पौधों से भी निकाल दिया गया, जानवरों से भी निकाल दिया गया, क्योंकि कुछ खसूसियात इनकी ऐसी थी जो पौधों से मुख्तलिफ हैं, जानवरों से मुख्तलिफ हैं। फिर कुछ खसूसियात ऐसी थी जो किसी किंगडम से मिलती नहीं हैं, जैसे न्यूक्लियर माइटोसिस। तो इस वजह से फिर इनका एक सेपरेट किंगडम फंजाई के नाम से बना दिया गया। तो इसको आपने पढ़ना है, समझना है, सिंपल सा टॉपिक है। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में, फंगस की बॉडी के बारे में। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था, इसको गौर से पढ़ें समझें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें, और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।